नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। दोस्तों, इजराइल ने यमन के ऊपर एक बहुत जबरदस्त अटैक किया है। इजराइल ने कहा कि आप वहां से निकल जाइए, नहीं तो फिर निशाना आपको भी बनाया जाएगा। हुतीज जो विद्रोही थे, रेबल्स हैं, इनकी संख्या 35 हो चुकी है मरने वालों की। इजराइल ने जबरदस्त अटैक किया है, लेकिन क्यों किया है, इसके पीछे रीजन ये है कि सबसे पहले हुतीज जो थे उन्होंने इजराइल की जो कैपिटल है तेल अवीव, जो कि विश्व का सबसे महंगा शहर भी माना जाता है, लग्जीरियस शहर भी माना जाता है, वहां पर ड्रोन अटैक किया हुतीज ने। लेकिन क्या वाकई में हुतीज जो है वो इजराइल से किसी बात का बदला लेना चाहते हैं, या वो भी किसी की कठपुतली है, पपेट है? जैसे इजराइल आज खुद एक पपेट बना हुआ है अमेरिका के हाथों। अमेरिका ने कहा कि कतर पर तुमने हमला किया, किससे पूछ के किया? इजराइल को पूछा तो इजराइल ने कहा कि हम अपनी जो सॉवरेनिटी है इसको बचाने के लिए अटैक कर रहे हैं कतर के ऊपर। तो अमेरिका ने कहा कि पूछना तो चाहिए था अटैक करने से पहले। इसका मतलब है कि अगर वो अमेरिका से पूछेगा तो यहां पर कठपुतली का नाच नचने वाला कौन है और नाचने वाला कौन है, यह आपको साफ जाहिर है। तो जिसके हाथ में डोरियां हैं कठपुतली की, वो तो अमेरिका है, और वो कठपुतली कौन बना हुआ है? इजराइल बना हुआ है। उसका इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है। चलिए, रिसेंटली क्या हुआ है, यमन की राजधानी सना के अंदर एक जबरदस्त अटैक हुआ है। खास तौर पर जो रेड सी है उसके जो पोर्ट लगते हुए हैं यमन के अंदर, वहां पर अटैक हुआ है। मैं आपको अभी मैप से बताऊंगा। चलिए, तो इजराइल लॉन्चेस सीरीज ऑफ स्ट्राइक ऑन यमन रेड सी पोर्ट ऑफ हदे। तो ये जो पोर्ट है इसके ऊपर जबरदस्त अटैक जो है वो किया गया है। हदे एक वहां का पोर्ट है। इजराइल स्ट्राइक्स हौतीस टारगेटिंग प्रोपेगेंडा हेडक्वार्टर्स कैंप्स विद ऑपरेटिव्स। मतलब जो हेडक्वार्टर्स थे हुतीस के, वहां पर अटैक किया गया है। दोस्तों, आप लोग हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिएगा। मैं आप लोगों को कहता हूं कि जब तक आप लोग इसके पीछे पड़े रहेंगे तब तक आप सक्सेस को हासिल नहीं कर पाएंगे। मैं आप लोगों से ये वादा करता हूं, दावा करता हूं कि आप नहीं सफल हो पाओगे अगर आप लोग इस कंटेंट को एक्सेस करते हैं, क्योंकि यह आपके ब्रेन को डिस्टर्ब रखता है, ऑक्यूपाइड रखता है, और आपको अपने टारगेट को कभी सोचने ही नहीं देता है। आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अगर आप में विल पावर है जबरदस्त, तो आप 75 डेज का हार्ड चैलेंज एक्सेप्ट कीजिएगा, जिसमें मैंने टेक्निक्स बताई हैं, चैलेंजेस आपको दिए हैं। अगर आप में और भी जबरदस्त विल पावर है तो यू कैन चूज 175 डेज हार्ड चैलेंज। जैसे कुछ स्टूडेंट जो थे उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। अगर आप में वैसी ही विल पावर है तो आप लोग जरूर एक्सेप्ट कीजिए। चलिए, तो इजराइल ने हाल ही में कुछ ऑर्डर्स पास किए कि इवैक्यूएट कर जाइए यमन से, क्योंकि हम लोग वहां पर उन पोर्ट्स के ऊपर स्ट्राइक करने वाले हैं। और धीरे धीरे फिर वहां से पूरा का पूरा जो पोर्ट है वो खाली होने लगा। लेकिन फिर भी उसके अंदर 35 हुती जो है वो मारे गए, जो कि टारगेट थे इजराइल के। लेकिन 130 लोग घायल हो गए जो कि यमन के थे। अब यमन के अंदर एक पैरेलल गवर्नमेंट रन करता है हुती, जबकि वहां की जो प्रॉपर गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करती है इजराइल को कि हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन ये जो हुतीस हैं, जिन्होंने हमारा वेस्टर्न जो पार्ट है इसको एनकॉर्च किया हुआ है, कब्जा किया हुआ, ये लोग आपके ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन आखिरकार ये रेबल ग्रुप कैसे बना और इसको कौन सपोर्ट कर रहा है, इसके लिए आपको एक कंसेप्ट जो है वो समझना पड़ेगा, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, आप मान के चलिए कि घड़ी की सुइयां होती हैं, तो घड़ी के अंदर घंटे की, मिनट की और सेकंड की सभी निडल्स होती हैं, लेकिन वो किसी सेंटर पॉइंट से जुड़ी हुई रहती हैं, तभी वो मूव कर पाती हैं। अगर उस सेंटर पॉइंट की पिन को मैं हटा दूं तो क्या वाकई में वही बैलेंस रहेगा? नहीं रहेगा। वो सारी जो निडल्स है वो बिखर जाएंगी और सही एग्जैक्ट टाइम आपको नहीं दिखा पाएंगी। वैसे ही इसके लिए एक जो पिन है वो कौन है? वो है ईरान। ईरान एक ऐसी उस घड़ी की पिन है जो कि इन सभी को घुमा रहा है। तो घंटे की जो सुई है वो कहां पर है? वो है हिजबुल्लाह। वो कहां पर है? हौतीज। वो कहां पर है? हमास। ऐसे ग्रुप्स के ऊपर है, और उसका जो सेंटर पिन है वो है ईरान। समझ गए होंगे आप लोग। ईरान के अंदर एक इंटरनेशनल या ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड है, जो कि इंटरनेशनल जितने भी अफेयर्स हैं, जितने भी जो कनेक्शंस हैं, उनको वो क्या करती है? ड्राइव करती है। अब जैसे हिजबुल्ला है, जैसे हमास है, जैसे होतीज हैं, उनको एक सपोर्ट करने का काम करती है। भाई, हमास क्या था? एक्चुअली में एक पॉलिटिकल पार्टी थी पहले, बिफोर 2006, और वो पॉलिटिकल पार्टी धीरे 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 गाजा के अंदर आती है और अपना वहां पर अस्तित्व जमाती है, और फिर उसके जो टारगेट्स हैं वो चेंज होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स चेंज होते हैं।
और आज उसने इजराइल से बदला लेने की ठानी। और उसको सपोर्ट कौन करता है? ईरान सपोर्ट करता है। तो ईरान क्या करता है? इनको वेपन सपोर्ट करता है, इनको इकोनॉमिक सपोर्ट करता है, और ये इजराइल को घेर लेते हैं चारों तरफ से। अब एक्चुअली में क्या है, सबको पता है कि इजराइल जो है वो यूएसए की पपेट है, तो यूएसए को डायरेक्ट तो अटैक नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो इजराइल के ऊपर अटैक करते हैं। अब एक्चुअली में क्या है कि ईरान नाराज इसलिए है क्योंकि 2016 के अंदर ईरान के ऊपर न्यूक्लियर सैंक्शंस लगाए गए थे और ईरान इस बात से नाराज था। लेकिन फिर भी ईरान ने अंडरग्राउंड बहुत सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज बना डाली, बहुत सारी फैसिलिटीज बना डाली। अब बेसिकली यूएसए जो है ईरान को ये कहता है कि आप ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज बंद कर दो। ईरान कहता है कि भाई हमने डेवलपमेंट नहीं किया है, सभी के पास में हथियार है, तुम्हारे पास में है, तुम्हारे पड़ोसी के पास में है, हमारे पास में नहीं है, तो हमको डेवलप कर लेने दो। लेकिन यूएसए कहता है कि नहीं, हम आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। तो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए, ईरान ने माना नहीं, तो फिर यूएसए ने इजराइल का इस्तेमाल किया कि भाई अटैक करो ईरान के ऊपर। और इजराइल खुद ये कहता है कि ईरान जो है न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डेवलप करना बंद करे, न्यूक्लियर जो एनरिचमेंट है, यूरेनियम एनरिचमेंट जो है उसको करना बंद करे। लेकिन ईरान मानने वाला नहीं है। अब इसी कड़ी के अंदर रिसेंटली क्या किया, इजराइल ने अटैक कर दिया कहां पर? कतर के ऊपर, जो कि वेस्टर्न एशिया का पार्ट है। अब वेस्टर्न एशिया काफी डिस्टर्ब चल रहा है, तो जैसे ही कतर के ऊपर अटैक होता है, इजराइल से पूछते हैं कि भाई आपने वहां पर अटैक क्यों किया? तो इजराइल ये कहता है कि हमको ये पता लगा था कि हमास के बड़े बड़े लीडर्स कतर के अंदर जमा हैं, इसलिए हमने अटैक किया। और कुल 5 लोगों की मौत हुई उसके अंदर, 4 तो हमास के लीडर मारे गए और एक जो था वो कतर का ही एक सिक्योरिटी ऑफिसर उसके अंदर मारा गया। इससे कतर बड़ा नाराज था, यूएन के अंदर गया कतर, बोला कि यार ये इजराइल ऐसे ऐसे कर रहा है। तो यूएसए कहता है कि यार हमसे पूछ के नहीं किया इसने जो भी किया है। तो वहां पर यूएसए का ये जवाब कि हमसे पूछकर इजराइल के ऊपर अटैक, कतर के ऊपर अटैक नहीं किया है। तो वहां पर सब सरप्राइज करते हैं कि यार आज इजराइल जो है वो क्या अमेरिका से पूछ के अपने डिसीजंस ले रहा है। चलो ठीक है, कतर के अंदर क्या हुआ, जो ओआईसी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट्स जो है, 57 कंट्रीज उसके अंदर है, उनकी मीटिंग होती है कतर के अंदर। भाई आज ही इजराइल अटैक कर रहा है, कल को फिर से कर सकता है। तो 57 कंट्रीज की वहां पर मीटिंग होती है। पाकिस्तान कहता है कि हम अपना ओपिनियन रखेंगे, और पाकिस्तान ने ओपिनियन क्या रखा कि हम लोग इस्लामिक नाटो बनाना चाहेंगे। समझ गए आप लोग? इस्लामिक नाटो मतलब जैसा नाटो बना हुआ है वैसा ही हम लोग एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे, जो कि हमारे सभी 57 कंट्रीज को प्रोटेक्ट करेगा, ऐसा पाकिस्तान ने कहा है ना। तो बातें जो है वो थोड़ी सी और आगे बढ़ रही हैं। वेस्टर्न एशिया काफी डिस्टर्बेंस जो है वो चल रहा है। अब हूतीज जो है उन्होंने वेस्टर्न यमन को बहुत अच्छे से अपने कंट्रोल के अंदर किया हुआ है। बाकी यमन की गवर्नमेंट पैरेलल काम करती है, लेकिन ये जो आप लोग ग्रीन पार्ट देख रहे हैं यहां पर हूतीज का कंट्रोल है। अब ये जो हिस्सा आता है वो रेड सी के अंदर आता है, रेड सी यहां पर है। अब यहां से जितने भी शिप्स गुजरते हैं तो हूतीज क्या करते हैं, उनके ऊपर अटैक करते हैं, क्योंकि हूतीज को पता है कि यार अगर इजराइल या इजराइल के सपोर्टिंग कोई भी कंट्री है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, यूएसए है, उनके यहां से अगर शिपमेंट गुजरते हैं तो उसको वो क्या करते हैं, अटैक करके उन पर कब्जा कर लेते हैं, उनसे पैसा मांगते हैं, फिरौती मांगते हैं और फिर पैसा जमा करते हैं। तो हूतीज जो है वो इस तरीके से करते हैं। इसलिए रेड सी के जो पोर्ट है वहां पर इजराइल ने अटैक करना शुरू कर दिया और ये कहा कि भाई यहां से खाली कर दो, नहीं तो हम अटैक करेंगे। तो ये जो जगह है, जैसे सना देखिए आप, फिर ये देखिए इस जगह पर ये जो पोर्ट है अल हदया, यहां पर जो है वो अटैक किए गए, किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन आप लोग देख रहे हैं, ये रेड सी से है, स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेव। तो बाब अल मंदेव जो वाटर स्टेट है इसको क्रॉस करते हुए यहां पर आता है। एक बार तो इंडियन जो शिप था, मतलब शिप तो ब्रिटेन का था लेकिन इंडियन उसके अंदर सैलर्स थे, उसको किडनैप किया था। लेकिन इंडिया की फिर जो नेवी है वहां पर जाती है, एक ऑपरेशन करती है और छुड़ा के लेकर आती है। ऐसे कई बार हो चुका है। तो ये आज हूती जो है इनके ऊपर जबरदस्त रिटेलिएट जो है वो किया है इजराइल ने। अब इजराइल छोटा सा देश और किस तरीके से अटैक कर रहा है, ये बड़ा सरप्राइजिंग है आज पूरे विश्व के लिए। तो या तो हो सकता है कि इजराइल को मुंह की खानी पड़े, या फिर इजराइल एक ऐसा देश बन जाए जो कि आसपास में कोई भी उसका मुकाबला ना कर पाए। कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। और उधर यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब इंडिया के अंदर जेलेंस्की और पुतिन दोनों आने वाले हैं। पहले जेलेंस्की आएंगे और दिसंबर के अंदर पुतिन आने वाले हैं। और फिर मीटिंग के अंदर, क्योंकि पहले ये यूएसए गए थे
यूएसए गए थे, अलास्का मीट हुई थी, वहां पर कोई डिसीजन नहीं हुआ और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सारी रोटी सेक ली, वहां पर $300 बिलियन की डील कर डाली यूक्रेन से कि हम तुमको हथियार जो है वो सप्लाई करेंगे, जबकि पीस ट्रीटी होनी चाहिए थी, सीज फायर होना चाहिए था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो पुतिन को, ज़ेलेंस्की को ये लगने लगा कि यार ये अमेरिका कभी भी डील नहीं करवाएगा हमारी, इसलिए इंडिया के पास हमको जाना चाहिए, और इंडिया के पास में वो आ भी रहे हैं। देखते हैं इंडिया के साथ में क्या होता है, क्या वाकई में हम लोग पीस ट्रीटी साइन करवाने के अंदर सफल होते हैं। दोस्तों आप लोग हमारे डीप वर्क इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जब भी आप कोई काम करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसका एक सही सलीका, सही जो है आपके पास में तरीका होना चाहिए ताकि आप सक्सेस को हासिल कर सके। साथ ही के अंदर और 75 डेज का हार्ड चैलेंज और 175 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप में विल पावर है, जीतने की इच्छा शक्ति है, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम दीपक इंद्र ऑफिशियल पर मुझे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।